हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एबीएस साइंस क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में मैं 12th क्लास का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे पूरा देखना वीडियो, नोट्स भी बना लेना और जो भी डाउट हो पूछ लेना मुझसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट का जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है सॉलिड क्या होता है। हाँ, इसके अलावा तो और स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं 11th क्लास में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड क्या होता है। देखो, एक बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। जो सॉलिड होता है उसके पास उसका वॉल्यूम और उसका शेप जो होगा ना, वो हमेशा डिफिनिट होगा। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, वॉल्यूम डिफिनिट होता है लेकिन शेप जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। और गैस के केस में क्या होता है, इन दोनों में से कोई भी डिफिनिट नहीं होता है। तो ये तीनों डिफरेंस बेसिकली बहुत ही सिंपल है, सभी को आता ही होगा। तो उसके बेसिस पे हमने डिफरेंस किया। और आज की क्लास में हम कुछ और अच्छी बातें सीखेंगे सॉलिड्स के बारे में। तो पहली डेफिनेशंस तो यही तुम बता सकते हो कि सॉलिड्स के पास क्या होते हैं, बताओ, डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप होते हैं। दूसरा जो होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी काफ़ी शॉर्ट होगी, यानी कि वो काफ़ी पास होंगे, तभी जाके वो सॉलिड हो सकता है। अगर दूर दूर हुए तो या तो गैस होंगे या तो लिक्विड होंगे। तो उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस है, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो क्या होगी, बताओ, काफ़ी शॉर्ट होगी। तीसरा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है ना, वो इनके बीच में क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जो फोर्स लगा रहे होंगे काफ़ी टाइटली बॉन्डेड होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वीकली बॉन्ड है तो लिक्विड, और बहुत ही ज़्यादा वीकली बॉन्ड है तो गैस होते हैं वो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे जो है चौथा लाइन कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आप इसको समझो पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिससे कोई भी सॉलिड मिलके बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जिससे मिलके सॉलिड बनेगा वो उसका क्या होगा, बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब जैसे मान लो मैं NaCl की बात करता हूँ, ठीक है, सॉलिड NaCl की, तो उसके केस में क्या होगा, बताओ, वो जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, बताओ, आयंस हो सकते हैं। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, हैव फिक्स पोजीशंस एंड कैन ओनली ऑसिलेट देयर मीन पोजीशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे सॉलिड मिलके बना है उसकी पोजीशंस क्या होगी, बताओ, फिक्स होगी। और एक वो पर्टिकुलर पोजीशंस के अलाउंग क्या करेंगे, बताओ, वो अपने मीन पोजीशंस के अलाउंग क्या करेंगे, बताओ, ऑसिलेट करेंगे। वो मीन पोजीशंस वहाँ पे ऑसिलेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि वो जो है अपने मीन पोजीशंस के अलाउंग सॉलिड्स ऑसिलेट करते हैं, और उसकी पोजीशंस क्या होती है, बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की फिक्स होती है। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान रखना सॉलिड्स के बारे में। कोई आपसे इंट्रो पूछे तो आपको उनको ये चार चीज़ बता सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। तो ये वो फोर्सेस होते हैं जो करते क्या है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स को पास रखते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं इसमें सॉलिड्स में टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोजर। और इसके जस्ट अपोजिट होता है थर्मल एनर्जी। तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को दूर रखता है, अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से दूर रखता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो आपको बताना होगा, वो ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। चलो, आप सब में तो थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा स्कूल वगैरह में, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे दे दो कि इसमें से नीचे चार ऑप्शन भी दिया हूँ। चलो, मैं आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सी कंडीशन फेवर करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड स्टेट में आने के लिए। मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सॉलिड स्टेट में लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कौन सा कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं जिससे वो सॉलिड स्टेट में आ जाए। तो पहला ऑप्शन है आपके पास लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई काइनेटिक एनर्जी एंड वीक कोहेसिव फोर्स। तो आप देख सकते हैं चार ऑप्शन हैं। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ इसके आंसर्स क्या होंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड स्टेट में एग्जिस्टेंस करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस। अगर आपके पास वाटर है H2O के फॉर्म में, तो अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि वो H2O जो है वेपर बन जाएगा। लेकिन उसी का अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बताओ, आइस बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा,
सॉलिड बन गया आइस, तो आइस सॉलिड है। तो याद रखना है कि आंसर क्या हो जाएगा पता है इसका, लो टेम्परेचर। अच्छा, लो टेम्परेचर पे ऐसा क्या हुआ कि ये सॉलिड बन गया, तो उसके रीजन्स मैंने नीचे लिख दिया हूँ कि एट लो टेम्परेचर, ये TEMP शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने टेम्परेचर का, एट लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इज लो। यानी कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, अगर थर्मल एनर्जी लो है और थर्मल एनर्जी की वजह से क्या कर रहे थे सॉलिड्स, बताओ, एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। तो अगर थर्मल एनर्जी लो है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं बताओ, पास पास आ सकते हैं। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा आपकी बार क्या करेगा, उन मॉलिक्यूल्स को काफ़ी पास पास लेके आएगा, और वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बताओ, अपना एक फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये आपको याद रख लेना है कि लो टेम्परेचर के बारे में, ये भी नोट्स में लिख लेना आप सबको, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, यानी कि कितने टाइप होते हैं सॉलिड के। तो सॉलिड के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो समझो पहले बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, देखो मैंने अभी एक चीज़ आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे मिलके सॉलिड्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रेगुलर, यानी कि अब की बार क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एक रेगुलर वे में अरेंज होंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे। और अमोर्फस सॉलिड के केस में क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि इरेगुलर, यहाँ पे रेगुलरली अरेंज नहीं होगा। अब जरा इसको समझो कैसे होता है ये। अगर आपने कभी देखा होगा, परेड देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर रो में अरेंज होते हैं। तो इस टाइप की अरेंजमेंट जो होगी ना, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स है फिक्स पोजीशंस, एक यहाँ होगा एक यहाँ, बिल्कुल सेम, मतलब वहाँ पे कोई इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है। लेकिन अमोर्फस के केस में क्या हो जाएगा, इरेगुलर। अब जैसे मान लो कहीं आप भीड़ को देख लो, कहीं पे अगर मान लो क्राउड होता है, उस केस में क्या होता है, एक यहाँ बीच में हर जगह पर्सन्स क्या होते हैं बताओ, गैदर होते हैं। तो ऐसा होता है अमोर्फस सॉलिड के केस में। एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब आगे मैं ले जाता हूँ, आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों के बीच में कि क्या क्या डिफरेंस है अमोर्फस के बीच में और क्रिस्टलाइन के बीच में। बने रहिएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, देखो मान लो इसकी अरेंजमेंट एक बिल्कुल क्या है बताओ, रेगुलर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रेड वाले आपको दिख जाएंगे, ठीक है। फिर इस रो में आओ, देखो इस तरीके से ये पार्टिकल्स यहाँ, फिर ये पार्टिकल्स यहाँ। तो ये जो एक अरेंजमेंट है ना, ये आपको ये बताता है कि किस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है बताओ, अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसका जस्ट अपोजिट आप क्या कर सकते हैं बताओ, जैसे मान लो रेड के बाद ये रेड है, बीच में मान लो यहाँ पे ब्लू आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो ऐसे आप बना के दिखा सकते हो अमोर्फस सॉलिड के बीच में। तो इतना याद रखना है दोनों के बीच में, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में। क्रिस्टलाइन में क्या था बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर वे पे अरेंज थे, और अमोर्फस में क्या होता है बताओ, इरेगुलर होता है। अब इसके बीच में डिफरेंस, जो ये डिफरेंस आपको कॉपी में लिखना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी में देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में। शेप, तो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप, और यहाँ पे इरेगुलर शेप, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अब देखो रेगुलरिटी शेप में आने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ये क्या होता है, शार्प होता है, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कितने टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा। अमोर्फस के केस में क्या होगा, ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब जब आप इसमें क्या करेंगे बताओ, एक जैसे मान लो हीट करते हैं आप, मतलब हीट करेंगे, इसको क्या कहते हैं, अमोर्फस सॉलिड को। इसका एग्जांपल रबर लेते हैं, तो पहले क्या होगा बताओ, ये सॉफ्ट हो जाता है जनरली ये अमोर्फस सॉलिड। तो ये बात भी आपको याद रखना, लेकिन टेम्परेचर उसका बढ़ता रहता है। ये याद रखना है कि अगर हम अमोर्फस सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉफ्ट तो हो जाएगा वो, लेकिन उसका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। और ये है क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को ले लो, व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। अब मान लो कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपने क्या किया बताओ, एक तरीके से कट किया, ठीक है। तो अब जब आप उसको कट करोगे तो उससे क्या होगा बताओ, जो नया अब 2 हिस्सों में टूट गया, मान लो कट किया आपने, काट दिया 2 हिस्से बना दिए उसके, तो दोनों जो नए पीसेस बने हैं ना वो क्या होंगे बताओ, प्लेन होंगे, और उसमें क्या होंगे बताओ, स्मूथ होंगे। लेकिन अमोर्फस के केस में ऐसा नहीं होता है कि व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल दे कट इनटू 2 पीसेस विथ इरेगुलर सरफेस, और इसकी जो सरफेस होगी ना इरेगुलर होगी। जैसे मान लो एक ग्लास है आपके पास, ठीक है, आप ग्लास को तोड़ो तो ब्रेक करो तो उसमें आप देख सकते हो
कि जो इरेगुलरिटी आपको मिल जाएगी। तो ये ग्लास और रबर इसी के एग्जाम्पल्स हैं अमोर्फस के। आगे है हीट ऑफ फ्यूजन। दे हैव डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। पर्टिकुलर होते हैं, जबकि यहाँ पे क्यों होते हैं भाई, डिफिनिट एक फिक्स होगा इसके लिए, ऐसा इसलिए होगा, डिफिनिट इसलिए होगा क्योंकि इनकी जो अरेंजमेंट है किसकी बताओ, पार्टिकल्स की, वो रेगुलर है। यहाँ पे डिफिनिट नहीं होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये आगे है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। इसको मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या होंगे, आइसोट्रॉपिक नेचर। अब मैं दोनों को बताऊँगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। नेचर कैसा होगा बताओ, इसको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं क्योंकि सॉलिड्स के सारे प्रॉपर्टी इसमें मिलते हैं, ठीक है। मिलते तो उसमें भी है, लेकिन बस वो शेप इरेगुलर हो जाता है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, सूडो या फिर फॉल्स सॉलिड भी कह सकते हैं इसको। सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। अच्छा, अगला है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे ना, ये क्या होंगे बताओ, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होंगे। और एमोर्फस जो होगा ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होगा। इसका क्या मतलब बनता है, लॉन्ग और शॉर्ट। देखो समझो, सिंपल सा फंडा इसमें कैसे मैं बताना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर हम इसकी केस में बात करें, क्रिस्टलाइन के केस में, तो एक मॉलिक्यूल्स मान लो यहाँ लिया आपने, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, वही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बताओ, सेम रिपीट होते जाएंगे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, ठीक है। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल्स कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो रिपीट हो गए काफ़ी डिस्टेंसेस तक। मतलब पूरे सॉलिड में उसी की क्या होगी बताओ, वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बताओ, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, मतलब इसमें जो होगी क्या कहते हैं, इरेगुलरिटी आ जाएगी। मतलब ये लॉन्ग तक, काफ़ी लॉन्ग तक वही स्टेट को मेंटेन नहीं रख पाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी कि एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ, जबकि इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या है बताओ, सेम, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरे सॉलिड में मिलेंगे। तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए तो वही पार्टिकल्स पूरा मिलेगा, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब हमें पूछना था कि भाई आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशंस बताता हूँ आपको सबसे पहले कि आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं। देखो, तो यहाँ पे लिखा गया है कि अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये अमोर्फस है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर प्रॉपर्टी सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये सब प्रॉपर्टी आप एमोर्फस सॉलिड को जब आप लेंगे ना, तो हर एक डायरेक्शन के अलॉन्ग सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी इसके केस में, क्रिस्टलाइन के केस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एमोर्फस के केस में क्या था कि एक प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं सेम रहते हैं हर एक डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो ये आप डेफिनेशंस भी लिख लेंगे, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे समझो इस चीज़ को। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल। अगर आप सेम क्रिस्टल में आप इसको अलग अलग डायरेक्शन के अलोंग मेजर करेंगे तो यही सारे सॉलिड्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट आपको मिलेगी। यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से हमने मेजर किया तो वो हमें डिफरेंट मिला। तो ऐसा होने के कारण जो है उसको हमने क्या नाम दे दिया बताओ, एन आइसोट्रॉपिक। तो सबसे पहले करना क्या है हमें कि दोनों की डेफिनेशंस लिख लेनी है, ठीक है, एमोर्फस की भी और क्रिस्टलाइन की भी, और ये एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। तो अब देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है। अब मान लो कि मैं उसको इस एक्सिस के अलॉन्ग मेजर कर रहा हूँ, ये मान लो एक्स है, ठीक है, और ये मान लीजिए वाई है, इस तरीके से। तो मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर कर रहा हूँ। देखो अगर मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करूँगा तो मुझे सारे के सारे रेड वाले देख रहे हो आपको, यही सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, यानी कि इसी की प्रॉपर्टी मिलेगी हमें, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करता हूँ तो केवल यही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करता हूँ तो जैसे ही मेरा एक्सिस चेंज हुआ तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स क्या हो गया पता, चेंज होने लगे। तो अलग अलग एक्सिस जैसे मैं मेजर करता हूँ, देखो इस एक्सिस में केवल यही वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से, रेड वाले इसमें केवल ये इस कलर ग्रीन कलर के। तो इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में क्या होगा बताओ, ये चीज़ आपको अलग अलग मिलेगी। तो इसी को हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन सी कंडीशन है जिसपे कोई भी
सॉलिड्स, कोई भी मैटर सॉलिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वो था लो टेम्परेचर। अब सवाल आएंगे कि सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, तो ये भी आपको पता ही है, आंसर लिख देना भाई इसका, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि जो क्रिस्टलाइन है और एमॉर्फस है, और हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, हमें इसी को पढ़ना है। तो अब हमें पूरे चैप्टर में मतलब इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड। एमॉर्फस की बस डिफरेंस याद रख लो और आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक आने वाला वो है कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये टाइप्स मैं बता रहा हूँ आप सभी को, लेकिन कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, इसको फिल कर लेना 1 मार्क्स में। वैसे बहुत ही सिंपल है, आते नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलो देखो, होता ये है ना कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 हिस्से में क्लासीफाई किया है, 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब जो है ये देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासीफाई इन द वेरियस विद मेथड डिपेंड अपॉन द पर्पज इन हैंड, ठीक है। तो अब वो 4 कौन कौन से हैं, तो मैं बता रहा हूँ 4 कौन कौन से हैं। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड, और चौथा है कोवलेंट और नेटवर्किंग सॉलिड। तो इन चारों के बारे में पढ़ेंगे हम, और वो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं और इसको हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये डेफिनेशंस आप यहाँ से एक बार रीड कर लेना, जो टॉट है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, टेबल 1.2, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि सभी की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दी गई है। तो अगर बाय द वे आप डेफिनेशंस नहीं भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो एक बार ये टेबल आप लोग देख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस टेबल को अच्छे से। तो जो सबसे पहला टाइप है सॉलिड्स का, वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं कि ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो मॉलिक्यूल्स होंगे केवल, यानी कि जो सॉलिड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहेंगे। इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला है वो है नॉन पोलर सॉलिड, दूसरा है पोलर, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ये तीनों टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ क्या होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। कितने टाइप्स हैं इसके, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो इन तीनों के नॉन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिनके बीच में डिस्पर्सन और लॉन्डन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये। तो ये डिस्पर्सन और लंदन फोर्स होंगे। एग्जाम्पल क्या इसका बताओ, AR हो गया, CCl4 हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और दूसरा है पोलर। तो पोलर के बीच में क्या होगा बताओ, ये H2I2CO2 भी, ये जो CO2 यहाँ तक एग्जाम्पल जो भी है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बताओ, नॉन पोलर के, यानी कि AR, CCl4, H2I2 और CO2। CO2 का भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही होता है, तो ये भी किसी के अंदर आ जाएगा बताओ, नॉन पोलर के अंदर आ जाएगा। अब पोलर में क्या होगा बताओ, डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन, यानी कि आपकी बार इनके बीच में कुछ पोलैरिटी इंड्यूस होगी, HCl SO2, ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएंगे, पोलर के बीच में। और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं इनके भीतर किस टाइप के अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होंगे बताओ, आपस में बॉन्डेड होंगे ये। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको कॉपी में लिखना है। एग्जांपल क्या बताओ इसका, H2O आइस है। अब फिजिकल नेचर देखो, यहाँ पे जो नॉन पोलर होंगे ये सॉफ्ट होंगे, पोलर भी सॉफ्ट होंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होंगे बताओ, हार्ड। ये इंसुलेटेड होगा, ये इंसुलेटेड होगा, ये भी इंसुलेटेड होगा। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा इसका, क्योंकि लॉन्डन और डिस्पर्सन फोर्स इसका लो होगा, इसका लो होगा, ठीक है। तो ये पहला था, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आगे है आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो व्हाट आर आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड क्या होंगे, ये वो सॉलिड्स होंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा बच्चा लोग, आयंस होगा, ठीक है, यानी कि ये आयन से मिलके बने होंगे सारे सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड का बहुत बढ़िया एग्जांपल तुम्हारे पास आई, कॉमन सॉल्ट NaCl। और इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो अभी फिजिक्स में पढ़ा है, अगर आयंस है Na+Cl-, तो ये चार्ज हैं और 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बताओ, कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स कैसा होता है बताओ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लो, NaCl, MgO, ZnSCl2, ये सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। ये हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वा सॉल्यूशंस। तो ऐसा इसलिए होता है, जब आप इसको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो ये क्या होंगे बताओ, जो ये आयंस होते हैं
ये डिकम्पोज हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये इंसुलेटर है, लेकिन अगर आप मोल्टन या एक्वस स्टेट में लेके जाएंगे तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा बताओ, काफ़ी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आयनिक सॉलिड, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा है मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं बताओ, तो वही चीज़ कि इसके भीतर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बताओ, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बहुत मल्टीपल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कि पॉजिटिव आयंस होने चाहिए। ठीक है, इनके बीच क्या होगा बताओ, मेटालिक बॉन्डिंग होगा। एग्जाम्पल आइए आपके पास, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब हार्ड होते हैं बट मेलेबल एंड डक्टाइल, जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टेड स्टेट में भी। ठीक है, और इसका एम्पी थोड़ा सा हाई होता है। आगे कोवलेंट और नेटवर्किंग सॉलिड। ठीक है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो होता है एटम्स, यानी कि ये किससे मिलके बने होते हैं बताओ, एटम से मिलके बने होते हैं, और इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, एग्जांपल आपके पास ये देखो, SiO2 है, डायमंड है, कार्बन है, ग्रेफाइट। आपने इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा 11th क्लास में, तो ये आपस में क्या होते थे पता, एक दूसरे से लिंक होते थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया नेटवर्किंग सॉलिड, यानी कि एक दूसरे से जुड़ के रहते काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो और ये हार्ड होते हैं, और ग्रेफाइट क्या होगा पता, सॉफ्ट होगा। इंसुलेटर होंगे केवल ग्रेफाइट को छोड़ के, ये कंडक्टर होता है, एक्सेप्शन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ग्रेफाइट में, जो इसको क्या कर देता है बताओ, कंडक्टर बना देता है, और इसका जो एम्पी होगा काफ़ी हाई होगा। ठीक है, तो ये था पूरा मतलब एक छोटा सा लेक्चर, सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर था। तो इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन थे और एमोर्फस थे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ जहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है, या तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाके कमेंट पूछ लो, या तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि समझ लो कि नेक्स्ट वीडियो से आपका चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थे, तो ज़्यादा डिटेलिंग की भी नहीं मैंने इसको, लेकिन आप इसको पता कर लेना। ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है, समझ में कुछ नहीं आया है, तो आप डिसलाइक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके।